नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी से पेपर की। और आप सभी साथी देख सकते हैं ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आपको पता होगा कि आपका पेपर वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो अभी भी आप सभी के समक्ष बहुत सारा टाइम है वो बचा हुआ है। अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना होता है। पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है और 80 नंबर का आपका पेपर वो देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी को आपको पढ़ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पेपर के अंदर खंड ए, जिसे हम सेक्शन ए भी बोलते हैं। और साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखना, ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे और खंड ए के अंदर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है, ताकि आपकी तैयारी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था। तो बिल्कुल साथियों, इसका राइट जवाब हो जाएगा लड्डू मांगा था। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि संध्या कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो वो हो जाएगी आंचलिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का लेखक है वो कौन होने वाला है। कवि या लेखक आप सभी को पता होना चाहिए। तो संध्या कहानी है इसके लेखक कौन हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आपको 100% लेखक के नाम से संबंधित पूछा जाता है। तो इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। और आप सभी को पता है कि 4-5 नंबर की आपको सहप्रसंग व्याख्या भी देखने को मिलेगी। इसलिए हमको इन्हीं सभी चैप्टरों के लेखक के नाम और कविता के नाम है वो याद होने चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षण बगुड़ता आपको करना होगा। और आप सभी को पता होगा मैंने देखा एक बूंद कविता वो किसकी होने वाली है? अंग्रेज जी की होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 मासा जायसी की किस रचना का अंश है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्मावत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है 5वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यवस्था का अंकन किया गया है। तो वो हो जाएगा दलित व शोषित वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब बताना है। अब आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन होने वाले हैं। तो वो हो जाएगा प्रेमचंद जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है। तो वो हो जाएगा साथियों जल एवं पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है 7वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि कमल पत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं कमल पत्र को? तो वो आप सभी को पता है साथियों, पुरैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट जवाब करना होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 8वां। ये क्या कहता है कि डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है। तो वो हो जाएगा साथियों मालवा की धरती को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो अपना अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से लिया गया है। यह क्या कहता है कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति है वो बनी रहती है। तो क्या करोगे आप सभी 90 के अंदर? तो बिल्कुल आपको राइट जवाब बताना होगा सी यानी कि संवाद आप सभी को करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां कहता है कि समाचार लेखन के ककार होते हैं। तो कितने ककार होते हैं साथियों? तो ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 ककार होते हैं। कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये आप सभी को ककार होते हैं और इनके नाम भी आप सभी याद रखना। अगला क्या क्वेश्चन कहता है 11वां। ये कहता है कि किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपादकीय। क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगला 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो मीडिया की भाषा में कहते हैं साथियों संवाददाताओं के काम के बीच विभाजन को मीडिया की भाषा में कहते हैं। तो बीट कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट जवाब बताना होगा। और ये परिभाषा साथियों कई बार 1 नंबर के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इस परिभाषा को आप सभी अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पर अब देखने को मिलते हैं आपको फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन, जो कि अपने व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो कौन से तत्व होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं? तो आप सभी को पता होगा साथियों अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये आपको भरना होगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी लाइनें लिखो, जरूरी नहीं है बस आपको पूरी लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना लिखना है तब भी आपका आंसर का क्वेश्चन का राइट जवाब है वो माना जाएगा और 1 में से आपको 1 नंबर है वो दिया जाएगा। और आप सभी को पता है कि अगर आप ये लिखते हैं तो आपका समय ही वेस्ट होता है, बाकी कुछ नहीं मिलने का। तो इसीलिए आप सभी बस उत्तर देने का प्रयास करना है, बाकी आप सभी की मर्जी होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि रोला व उल्लाला छंद के योग से खालिस्तान छंद बनता है। तो कौन सा छंद बनता है साथियों? तो वो हो जाएगा छप्पे छंद। ठीक है, यहाँ पर आप सभी क्या पढ़ेंगे? छप्पे छंद बनता है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह खालिस्तान गुण से युक्त रचना मानी जाती है। तो इसके अंदर आप सभी क्या मानेंगे? प्रसाद गुण हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद गुण आप सभी को भरना होगा इसके अंदर। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है साथियों? तो वहां पर पाया जाता है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार पाया जाता है। ये आप सभी को भरना है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये क्या कहता है कि सागर के उद पर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर सभी को आपको करना होगा मानवीकरण। मानवीकरण आप सभी को बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन होने वाला ये क्या कहता है कि तीन वर्णों का एक खालिस्तान होता है। तो क्या होता है साथियों? तो आप सभी को पता है कि तीन वर्णों का एक समूह गण कहलाता है। क्या कहलाता है? गण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आप सभी को पता होगा गण को पहचानने का एक सूत्र भी होता है, यह मात्रा राजबान सलगा। तो वो भी आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है, आपको देखने को मिलेगा कि अपठित गद्यांश यानी कि अपनी पुस्तक से नहीं लिया होगा, ये बिना पढ़े आपको देखने को मिलेगा। इसमें से आपको क्वेश्चन को छांटने हैं और उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। बहुत ही इजी आता है, आप सभी कर लेंगे। इसके अनुसार आप सभी को इसको एक दो बार पढ़ लेना है, इसके बाद आपको ये उत्तर वो बताने का प्रयास करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो शीर्षक क्या लिखेंगे आप सभी? शीर्षक आपको वही लिखना साथियों जो ज्यादा बार शब्द है वो यूज हो रहा हो। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं भारतीय भाषा साहित्य, ये हिंदी भाषा के बारे में बात है वो यहाँ पर की जा रही है। तो इसका देखो हिंदी, हिंदी देखो कई बार जो शब्द आ रहा है वही इसका मतलब शीर्षक हो जाएगा। तो इसका आप सभी बता सकते हैं कि हिंदी भाषा का महत्व या राजभाषा आप सभी बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपको एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश भी देखने को मिलेगा और ये भी आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप सभी को उसी प्रकार से पढ़ना है। इसके बाद ये क्वेश्चनों के जवाब देने का प्रयास करना है। और ये जो अपठित पद्यांश है साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला है, तो इससे को आप अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है सेक्शन बी, जिसे हम खंड ब बोलते हैं। और खंड ब के अंदर आपको प्रश्नों के जवाब है वो 40 शब्दों के अंदर देने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो साथियों, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। तो आप सभी को पता है गांधी, नेहरू, यासिर अराफात से चैप्टर से लिया गया है। ये भी आप सभी याद रखना। तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे कि आप सभी को पता है कि लेखक है वो 3 सप्ताह तक सेवाग्राम के अंदर रहते हैं। और इसके अंदर साथियों देशभक्तों के नाम पूछा है, तो वो हो जाएगा साथियों मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, पृथ्वी आजाद आदि आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंगरौली के लिए लेखक ने बैकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंगरौली है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो जगह साथियों मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है साथियों। और ये अपने चैप्टर होने वाला है जहाँ कोई वापसी नहीं, इससे लिया गया है। तो इसके अंदर आप सभी बताएंगे साथियों कि सिंगरौली को विंध्याचल की पर्वतमालाओं चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण इसे क्या कहा जाता है? बैकुंठ है वो कहा जाता है। जबकि काला पानी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर यातायात और सुख सुविधाएं हैं वो बहुत कम होने वाली है, यानी कि जीवन है वो कठिन हो जाता है। तो इसी कारण से इसे काला पानी है वो माना जाता है। और ज्यादा लाइनें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बस 5 या 6 लाइनों के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। बस इससे कम भी कर सकते हैं आप सभी। अगर आप 10 लाइनें भरते हैं इनके अंदर भी तो आपका जवाब है वो गलत माना जाएगा और टीचर सोचेगा कि इसने तो क्या कर रखा है, घसीटे मार रखे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन कि विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है। तो इसका जवाब आप सभी क्या बताएंगे? ये आप सभी को पता है कि विद्यापति के किससे लिया गया है? कवित से लिया गया है। किससे लिया गया है साथियों? कवित से लिया गया है। तो इसका राइट जवाब आप सही बताएंगे कि विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनी सखी से कहती है कि मैं तुझसे मेरे उस प्रेम का वर्णन करने लगूं तो वह प्रेम क्षण क्षण की नवीनता को प्राप्त करता चला जाएगा। वाणी से चतुर विगत जन इस आनंद का कितना ही अनुमोदन करे लेकिन इसकी वार्षिकता वर्णन है वो नहीं कर सकते। इसलिए नायिका प्रेम का वर्णन करने में असमर्थता व्यक्त करती है। तो ये आप सभी बताएंगे साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया है। तो ये आप सभी को बताना है। और आप सभी को पता है दिशा कविता वो किसकी होने वाली है? वो आप सभी को पता होना चाहिए, केदारनाथ जी की होने वाली है। किसकी होने वाली है? केदारनाथ जी की। तो इसका राइट जवाब आप सभी बताएंगे साथियों कि बच्चा जब पतंग उड़ा रहा था तो वह पतंग उड़ाने में व्यस्त रहता साथियों, यानी कि पतंग उड़ रही थी। और आप सभी को पता है जब आप भी पतंग उड़ाते हैं तो बिल्कुल पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चा भी मगन था साथियों। और जब कभी बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है तो बच्चा जवाब देता है कि हिमालय मेरी पतंग की तरफ है, यानी कि सीधा जाओ आप सभी। तो इसका जवाब यही आपको बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्वकोहर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया है। तो इसके अंदर आप सभी क्या क्या बता सकते हैं साथियों, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो आप सभी बता सकते हैं साथियों धामीन होने वाला है, ठीक है, धामीन एक सांप का नाम है। दूसरा आप सभी बता सकते हैं भटिया बता सकते हैं। आप सभी क्या बता सकते हैं? भटिया आप सभी बता सकते हैं। एक मजगिदड़ुआ बता सकते हैं, एक डोंडा आप सभी बता सकते हैं। ये 3-4 नाम आप सभी को याद कर लेने हैं, बस आपका जवाब है वो राइट माना जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी झोपड़ी के अंदर से। तो आप सभी को इसका राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सूरदास की झोपड़ी किसकी रचना है। तो वो है साथियों प्रेमचंद की। प्रेमचंद की रचना होने वाली है। अब मैं साथियों 100% कहता हूँ एक क्वेश्चन आपको लेखक से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आप सभी को अंतराल बुक से
शत-प्रतिशत अंतराल से तो आता ही आता है, जबकि कई बार आप सभी को पता है अंतराल से भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर अंतराल से ही देखने को मिला है। याद रख लेना 3-4 चैप्टर हैं अपने, उनके नाम। देखा पर कहाँ पूछा है कि झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा रहती है? तो इसका जवाब आप सभी बताएंगे कि सूरदास को आशा थी कि झोपड़ी ना होने पर भी, जबकि झोपड़ी तो जल गई होगी लेकिन उसमें रखे गए रुपये चांदी वह तो जलकर पिघलकर एक स्थान पर बैठे हुए मिलेंगे, यानी कि उड़े पिघले हुए मिलेंगे। और इसी आशा के कारण वह झोपड़ी को टटेलते हुए रहता है और यही आशा रहती है सूरदास को। तो ये आप सभी को लिखना होगा इसके अंदर। अगला 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो आप सभी को बता दूं अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, तो जहां किसी उक्ति के माध्यम से अन्य को कोई बात कही जाए वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, और इसका आपको उदाहरण है वो बताना है। अगला 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आप सभी को बताना है इसका राइट जवाब। 13वां क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्या कहता है कि इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है, तो इसका जवाब आप सभी क्या बताएंगे कि इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और अनेक आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है, तो इसे बोलते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट। ये आप सभी लिखेंगे। अगला 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है, तो इसका जवाब आप सभी क्या बताएंगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि आम लोगों को इनकी शब्दावलियों के बारे में पता नहीं होता साथियों। इसी कारण से जो आर्थिक पत्रकारिता होती है वो सामान्य पत्रकारिता से हार्ड होती है, यानी कि जटिल होती है। अगला 15वां क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीवन परिचय से संबंधित भी। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जन्म आप सभी को बता दूं, इनका जन्म होता साथियों 1884 के अंदर। 1884 यूपी के अगोना गांव के अंदर होता है, ये भी आप सभी याद रखना। और जिले की बात करें तो वो हो जाएगा बस्ती जिला। ठीक है, अब इनकी रचनाएं हैं, इसके बाद आप सभी को लिखना है रचनाएं। तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी साथियों, तो रचनाएं की बात करें तो आप सभी को पता है, एक तो चिंतामणि, रसमीमांसा, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आप सभी को बताना है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु होती है साथियों 1941 के अंदर। ठीक है, ये आप सभी को बताना है साथियों। इसके बाद आप सभी को थोड़ा बहुत इसका वर्णन है वो कर देना है, ये कहाँ तक पढ़े हुए थे, कहाँ पर इसने पढ़ाई की थी, ठीक है, किन किन भाषाओं का इनको नॉलेज था, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइनों के अंदर उत्तर देना है, वो आपका 2 नंबर वो मिल जाएंगे। इसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गणनंद का साहित्य परिचय लिखिए। तो गणनंद के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जन्म कब हुआ था साथियों, तो इनका जन्म होता है 1673 के अंदर। 1673 ईस्वी के अंदर इनका जन्म है, स्थान वो माना जाता है। बात करें साथियों, आप सभी को पता होगा ये प्रेम और पीड़ा के कवि होने वाले हैं, स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि होने वाले हैं। किस काव्य धारा के, स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि होने वाली है। और आप सभी को पता होगा इनकी रचनाएं। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि किस लड़की से प्रेम करते थे, सुजान नाम की लड़की से प्रेम करते थे, इसलिए सुजान के नाम पर इन्होंने कई रचनाएं हैं वो लिखी हैं। जैसे कि इनकी रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर, सुजान हित, सुजान विनोद, वीर लीला, ये आप सभी को बताना है। और ये बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी भी थे, तो ये आप सभी को बताना साथियों। बस इसके आगे आप सभी को कुछ भी नहीं बताना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, खंड 6 के अंदर आपको देखने को मिलता है 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जवाब देना है 60 शब्दों के अंदर। देखो 17वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि आज मनुष्य की प्रकृति से रिश्ता टूट गया, बसंत आया कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखी। तो ये आप सभी को लिखना है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बसंत आया रचना है वो किसकी होने वाली है, तो होने वाली है साथियों जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, सॉरी जयशंकर प्रसाद की नहीं होगी यार, रघुवीर साई की, रघुवीर साई की रचना होने वाली है, ये भी आप सभी याद रखना। अब देखो इसके बारे में आपको बताना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा 60 शब्दों के अंदर। अगले देखो कार्नेलिया का गीत कविता मूल कथ्य को अपने शब्दों के अंदर लिखी। तो ये हो जाएगी साथियों किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। किसकी होने वाली है, जयशंकर प्रसाद की। अब देखो इसके अंदर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कार्नेलिया का गीत किससे लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है। ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो देखो इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, वो आप सभी को याद कर लेनी है। कार्नेलिया का गीत यानी कि सबसे पहले आपको एक शब्द उठाना है, यानी कि कांच नाम याद रखना है। ठीक है, कांच यानी का से कार्नेलिया का गीत, च से चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। एक होता साथियों देश, यानी कि देवसेना का गीत पूछता है, तो देवसेना का गीत के लिए आपको नाम याद रखना है देश, यानी कि देश है देवसेना का गीत, स से स्कंदगुप्त। ये आप सभी याद रखेंगे तो इसके नाटक वो आप सभी कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि घड़ी के पुर्जे कहानी की आपको मूल संवेदना, यानी कि पूरा का पूरा सार आपको यहाँ पर बताना है। अगला देखो 8वां के अंदर पूछा कि भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी लेकिन इस भीड़ का अंदाजा निराला था। दूसरा देवदास कहानी के आधार पर आपको दिल्ली और गंगा नदी के बारे में आपको बताना है। ममता कालिया के चैप्टर से लिया गया है ये। अगला 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नदियों का सदा निरा रहना जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना है। कथ्य के समर्थन में अपने विचार लिखिए और 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको जवाब देना है। 4 नंबर का आपको ये देखने को मिलता है। ये अपना अंतराल बुक से लिया गया है।
सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व पर अपने विचार है वो लिखना है। तो आप सभी को देखो मैं बता देता हूँ सूरदास के व्यक्तित्व के बारे में। तो एक पॉइंट इसके अंदर पॉइंटों के माध्यम से आपको जवाब देना है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और 2023 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो भी देखने को मिला है। इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं आत्मविश्वासी था, मेहनती व्यक्ति, सहनशीलता, भविष्य के प्रति आशावान, धार्मिक व्यक्ति। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं अगले, देखो खंड द के अंदर आपको देखने को मिलेगी सप्रसंग व्याख्या, जो कि आपको 5 नंबर की देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप सभी ये जब ही कर पाओगे जब आपको लेखक का नाम और उसके चैप्टर का नाम पता होगा। तो देखो हरगोविंद संवदिया, यानी कि आप सभी को पता है ये संवदिया चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक होने वाले हैं साथियों फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो देखो इस सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि लिखना होता है सप्रसंग, ये आप सभी लिखना सबसे पहले, ठीक है। यानी कि सप्रसंग लगा के सप्रसंग लिखना आप सभी। इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है और इसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे। किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश। ये क्या होने वाला है? गद्यांश होने वाला है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी अंतराभाग 2 पाठ्य पुस्तक से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित संवदिया कहानी से लिया गया है। इसमें संवदिया के बारे में बताया गया है। इसका मतलब इसमें क्या बताया गया है? देखो निठल्ला कामचोर पेट्टू आदमी था, यानी कि संवदिया के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो ये आप सभी लिखना है। इसके बाद आपको लिखना होगा व्याख्या। दूसरे नंबर पर आपको ये देखने को मिलती है व्याख्या देखने को मिलती है। इसके बाद व्याख्या के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा इसका बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, यानी कि इसके अंदर 5-6 लाइनें बताई गई तो इसका मतलब आपको 10 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे नीचे लिखना है अपनी तरफ से विशेष। क्या लिखोगे आप सभी? विशेष लिखना आप सभी को। तो विशेष के अंदर आप सभी बताएंगे कि भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली होने वाली है। इसमें संवदिया के काम के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी कि संवदिया की चर्चा है वो की गई है। 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं, आपको 5 में से 5 नंबर है वो दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये भी आपको अथवा के अंदर देखने को मिलता है। अब देखो कुटज की बात हो रही है, तो कुटज किसका साथियों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये भी आप सभी याद रखना। इसके बाद जिस प्रकार से मैंने बताया सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग फिर व्याख्या फिर विशेष, ये आप सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो एक देखने को मिलेगी पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब देखो यहाँ पर 5वें के अंदर क्या पूछा है ये आप सभी देख सकते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। अब आप सभी को इतना देखकर पता होना चाहिए कि ये किससे लिया गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति से लिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया वहां पर गद्यांश की जगह पर पद्यांश लिखना है। और देखो इसके बाद आप सभी को सप्रसंग फिर व्याख्या फिर विशेष लिखना है। इसके बाद ये करना आप सभी को ये पता होगा मलिक मोहम्मद जोशी द्वारा लिखित पद्मावत से लिया गया है नागमणि वियोगखंड से, ये करना है जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको निबंध लिखना है जो कि 400 शब्दों के अंदर देना है, यानी कि साथियों 3 पेज, ठीक है। हिंदी के अंदर अपन 2 पेज भरते हैं तभी आपका राइट जवाब माना जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य के अंदर आपको लगभग 3 या 3.5 पेज भरने होंगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या पूछा कि आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। इसके बाद तीसरा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं नैतिकता शिक्षा, मेरा प्रिय कवि, ठीक है। तो इनके अंदर आप सभी को जवाब देने का प्रयास करना है और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो है वो पसंद आया होगा। साथियों चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।